हाँ सर। उनका डेली होता है या है सर, कुछ पेशेंट हैं जिनका वीकली होता है, वीकली 2 बार, और 5 पेशेंट है जिनका कम 3 बार होता है। जैसा अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते और हैं फिर उसको एक बार जब हो जाता है तो मशीन को ठीक से आप फिर उसको क्लीनिंग के लिए जाएगा। पेशेंट है, अभी इनका डायलिसिस क्लोज हुआ तो अभी क्लिनिक पे जाएगी मशीन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट क्लीनिंग होने के बाद सरफेस क्लीनिंग होगी। सरफेस क्लीनिंग के बाद पूरी बेडशीट चेंज करने के बाद फिर पेशेंट दूसरा पेशेंट आएगा। जब ये डायलिसिस हो रहा है तो इनका बीपी वीपी सब हाँ, मॉनिटर बीपी करें। हर आधे घंटे में बीपी मॉनिटर करते हैं। पर इसके अंदर भी तो बीपी का मॉनिटर होगा। इसमें मशीन में है वो ऑटोमेटिक कर देता है, अपन उसको सेट करके रखते हैं तो उसके हिसाब से वो मॉनिटर करते हैं। अब ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। क्या नाम है? ठीक हो जाओगे आप। अब थोड़ा राहत है। हाँ, चिंता मत करो। टोटल बेड कितने हैं हमारे? हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, अभी दवाई भी दे देंगे कुछ, चिंता मत करो। ठीक है। मोबाइल का जिनको मोबाइल तुम चला लो भाई भाई। लेफ्ट साइड में तो पेन में आई थी रात में, ठीक है पहले से आ रहा हूँ निकालना पड़ेगा। कंजर्वेटिव हो जाएगा सर, 5 से बिलो है तो प्रोटोकॉल वो तो ओरल पे चलो और आईवी हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिव है सर। हमारा जो पथरी में स्टोन है, किडनी में निकल जाता है। और सामने 20-30 बेड 30 बेड है जनरल आईसीयू। जनरल आईसीयू सर। स्टेप डाउन आईसीयू है और ये आपका मेन आईसीयू मेन आईसीयू ये हाँ यस दूसरा स्टेप डाउन है उस स्टेप डाउन। और आपकी घड़ी भी नहीं चल रही आईसीयू में, अगर घड़ी ना चले तो क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बंद करो। दूसरी बात मैं कहना बड़ी हाँ, जहाँ आया है कुछ 3-4 महीना बुखार आता था, पहले नहीं आता। अब 8-8 दिन हम लौट के आता है, 3-4 दिन का अभी अभी दिखाते हैं। ब्लैडर में है, किडनी में लग रहा है और अभी अगर सीटी स्कैन और सब सारी बातें बनने चाहिए। अटेंडर अभी है नहीं साथ में, इसलिए सर बाकी ट्रीटमेंट कराएंगे तुम्हारा, पूरा चिंता मत करना। ठीक है, सर ये आते हो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और बार मत आओ, नहीं तो अस्पताल में आओगे तो और बीमार हो जाओगे। हाँ, चलो चलो, अपना ख्याल रखो। क्या हो गया? बीपी बढ़ थोड़ा इनका बीपी का क्या हो गया? दर्द हो गया? अब थोड़ा बुखार कम हो गया, बुखार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक कर देंगे। बिल्कुल ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब, कलेक्टर साहब एक्सपायरी चेक करते हो ना? जी सर, बहुत धन्यवाद शाहजहां कला। ठीक हो जाएगा। भाई भर्ती है यहाँ पर। क्या नाम है? इंद्रवान सिंह यादव। कौन वाइफ का नाम क्या है? रामगढ़ रामगढ़। वाइफ का नाम क्या है? रोबीना भाई। कहाँ में भर्ती है? वो प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई है उनकी। अच्छा, तो क्या हो गया? कितने रुपए रखे थे आप? 60,000 रुपए। 60,000? 60,000। कब हो गई? अभी हाल तुरंत। ये भीड़ भाड़ में? भीड़ भाड़। अच्छा, तो पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत की तो पुलिस बोल रही है अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो प्रेग्नेंट बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है? बच्चा हुआ है। कौन से गांव के हो? रामगढ़ रामगढ़। रामगढ़ जी कहाँ है?
ये तिगरा भगवानपुर के पास में है, ईसागढ़ थाने में। ईसागढ़ थाना ना। अभी जाने किसके पीछे चले आ रहे थे? मैं सिंधिया जी आगे थे, मैं उनके मत बहुत पीछे था, मैं तो जा रहा था अंदर। 60,000 चले गए। 60,000। पापा जी का नाम क्या बताया था? हरवीर सिंह यादव। कैसे नोट थे? 100 के? 500 के थे। वो एक पूरी 500 की गड्डी थी एक, और 6,000 रुपये 100 के थे, और बाकी 500 के थे। और 2019 में इसे जिले अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया। हमारी 100 बिस्तरों की क्षमता थी, जिसको बढ़ाकर 200 बिस्तरों की क्षमता कराई गई। पर जब से हमारा जिला बना है तब से डिमांड भी बहुत बड़ा है, और अब लोग चाहते हैं कि अपने ही क्षेत्र में एक सुचारू, आधुनिक और एक उपयुक्त अस्पताल की फैसिलिटी बने। मैंने धीरे धीरे करके मैं पूरे संभाग के अस्पतालों का भी मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। ग्वालियर के अस्पताल की हो गई, शिवपुरी के अस्पताल की हो गई, गुना के अस्पताल की हो गई, अब अशोकनगर की बारी थी आज। और अशोकनगर के वर्तमान की जो हमारी अस्पताल है, जो 200 बेड की है, पूरी तरह से उपयुक्त फैसिलिटी हमारी है। हमारी पीआईसीयू के भी 10 बेड हैं, बच्चों की देखभाल के लिए 20 बेड हैं, 2 वार्ड्स हैं 40-40 के, आईसीयू है 27 बेड की, हमारे मेल और फीमेल सर्जिकल वार्ड्स भी हैं 60 की, 10 एसडीयू की बेड्स हैं, कुल मिला के 200 हैं। कोविड के ज़माने में जब बहुत मांग पड़ी थी, जज्जी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, तब मैंने सीटी स्कैन मशीन यहाँ दिलवाया था। CSR राशि के आधार पर अशोकनगर में मैंने सीटी स्कैन मशीन दिलवाया था, और वो सीटी स्कैन मशीन भी मैंने आज देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। सीमेंस का 96 कट का सीटी स्कैन मशीन है, जो अत्याधुनिक है, और करीब 30 से 40 हमारे सीटी स्कैन्स रोज होते हैं। ज़्यादा करके निःशुल्क होते हैं, राशि भी लगती है तो बहुत कम लगती है, तो लोगों की सेवा इससे हो रही है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति मैंने देखी है, जहां सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं अगर कहूं, उपकरण भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे, चाहे वो फिजियोथेरेपी के वार्ड में आप देखो, चाहे इन्फेंट हमारे शिशु वार्ड में आप देखो, चाहे महिला वार्ड में आप देखो, डायलिसिस के मशीन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। 5 अति आधुनिक मशीन्स लगे हुए हैं। हमारी प्रशासनिक डॉक्टर्स भी वहाँ पूरी चुस्ती से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको अब अगले श्रेणी में हमें ले जाना है। अब अगले श्रेणी में ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, और 350 बिस्तर का हम लोगों का एक नया अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। 300 बिस्तर होंगे और 50 ट्रॉमा केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट की फैसिलिटी होगी, तो 350 की फैसिलिटी है। पर जैसे मैंने अभी कहा कि मैं चाहूँगा वो डॉक्टर भार्गव साहब और उनके सभी विशेषज्ञ बना के मुझे भेजेंगे। पर जो मोटा मोटा मैंने देखा है कि वर्तमान में हमारी 200 बेड की फैसिलिटी है यहाँ, हमको करीब 300 बेड की फैसिलिटी चाहिए। और जो नई फैसिलिटी बन रही है, नया अस्पताल बन रहा है जो स्वीकृत है शासन से, जो 300 और अतिरिक्त 50 बेड का है, 350 का, उसको बढ़ाकर हम लोगों को 400 करना चाहिए। 350 बेड होने चाहिए और 50 क्रिटिकल केयर की यूनिट होनी चाहिए। अब उसका टेंडर वेंडर और स्वीकृति तो हो गई है, पर हम लोग कोशिश करेंगे उसको बढ़ाने के लिए भी। जैसे आप लोगों ने सुना, अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से मुझे एक आवेदन चाहिए कि क्या क्या ज़रूरतें हमारे कैंपस में हैं, क्योंकि जब ये अस्पताल नए फैसिलिटी में जाएगा तब भी नहीं पति है
लेकिन अब ये बहुत कम पड़ रहे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बर्डन ज़्यादा हो चुका है पूरे इससे आसपास के क्षेत्र से भी आते हुए। तो ये जितना मैन पावर बजट वगैरह जितना दिया गया है वो 200 बेड्स के हिसाब से दिया जाता है। तो हमारे बेड्स कम से कम थ्योरेटिकली भोपाल से बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ दी मैन पावर हमें बढ़ जाए, चाहे बिल्डिंग में बाद में बने, लेकिन मैन पावर दे दें तो हम लोग ज़्यादा बेटर ढंग से काम करें। अगर आपसे निवेदन कर पाऊँ कि ये जो प्रस्ताव आपने मुझे दिया है, ये प्रस्ताव मैं आपको वापस दे रहा हूँ। जरा बिंदुवार बना के अच्छे से मुझे एक प्रस्ताव दे दीजिए, अलग अलग खंडों में। एक खंड होगा एक खंड होगा आपका परिसर। उदाहरण के तौर पे हम चाहते हैं कि परिसर में हरियाली हो, हमारा बाउंड्री वॉल अच्छा बने, जो भी आपको लगे। फिर दूसरा खंड होगा इमारत। इमारत में हम लोगों को क्या क्या जरूरत चाहिए, अभी रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है पानी का, या दीवारों में प्लास्टरिंग करनी है, या क्या करना है बाहर से और अंदर से भी दोनों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अंदर भी हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है, कई कई टाइल्स में कठिनाई है जो भी। तो दूसरा खंड होगा इमारत का। तीसरा खंड होगा आपके उपकरण की। जितने उपकरण हमारे पास हैं जो ठीक हैं वो ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको क्या उपकरण चाहिए, अगर आपको एक्सरे की मशीन चाहिए या सोनोग्राफी की मशीन चाहिए, पर मशीन अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक उसमें मानव संसाधन भी उसके साथ ना आए। नहीं तो आके खड़ी हो जाएगी मशीन और रस्ट लगेगी मशीन को। तो कृपा करके आप हमें केवल मशीन दीजिए, जब हमें पद भी देंगे आप वो एक्सरे वाले का, नहीं तो मशीन मत दीजिए हमको। क्योंकि एक दो अस्पतालों में मैंने देखा है कि उपकरण लग जाता है पर ऑपरेटर नहीं है। तो वो तीसरा खंड हुआ। चौथा खंड जो सबसे महत्वपूर्ण, आपके पदों के। ये चौथे खंड में जरा कोई नोट कर लेगा। हाँ, ये चौथे खंड में 2 भाग होंगे। वर्तमान में हमारे पास इतने स्वीकृत पद हैं, इतने कार्यरत हैं, इतने रिक्त। तो पहला खंड ये होगा, का भाग ये होगा कि कृपा करके इनको आप भरिए। दूसरा भाग होगा जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमारे यहाँ जो पेशेंट की वृद्धि हुई है, ये जो आपने स्वीकृत पद किए थे 10 साल पहले या कब के, तब से हम लोगों की जो डिमांड हो गई है पेशेंट्स के आधार पर, वो थोड़ी बढ़ गई है। तो ज़्यादा भी मत मांगना, पर जितने से आप काम चला पाओगे। हाँ, तो वो कौन से पदों में स्वीकृति बढ़ानी है, तो वो दूसरा खंड होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 खंडों में बनाकर मुझे एक पूरा डीपीआर जैसा एक रिपोर्ट बना के मुझे दे दो। रहेंगी उनको भी अच्छे से अच्छे वातावरण में हम लोगों को तैनात करना है। तो मैंने निवेदन कर दिया है। अब हमारी विशेषज्ञों की टीम पूरा प्रस्ताव बना के, 1 हफ्ते में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? 1 हफ्ते 10 दिन में बना के भेजो, बना के आप मुझे भेज देना, और फिर शासन से मैं बात कर लूँगा। दूसरी बात जो आज बहुत बड़ी बात है अशोकनगर के लिए, वो है जो कॉल सेंटर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO का मैं खोलने जा रहा हूँ। हमारे देश में शायद विश्व की सबसे 4 बड़ी कंपनियां दूरसंचार की सेवा में आज भारत में कार्यरत हैं। जियो और एयरटेल के करीब 38 से 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। वोडाफोन के करीब 18 से 20 करोड़ उपभोक्ता हैं। BSNL के करीब 9.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। कुल मिलाकर हम लोगों के करीब 120 करोड़ कनेक्शन हैं। उनको सर्विस करने के लिए कॉल सेंटर की जरूरत है। और मैंने ये सोचा, जो अशोकनगर में मैंने कहा था चुनाव के दौरान, और आप लोगों की भी बहुत बड़ी गुहार सदैव रही है कि रोजगार के अवसर हम लोगों को उत्पन्न कराने। ये कॉल सेंटर की फैसिलिटी अति आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आज इसका उद्घाटन हम लोग
अशोकनगर में करने जा रहे हैं। हमारे लॉ कॉलेज के बिल्डिंग में इसकी स्थापना शुरुआत में होगी, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर मेरी विचारधारा है कि 1000-2000 बच्चों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए। ऐसा बड़ा बिल्डिंग भी हमें स्थापित अशोकनगर में करना पड़ेगा। आज करीब 250 बच्चों की शुरुआत होगी, पर बहुत बड़ी एक सौगात जो कॉल सेंटर बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में लगता है, वो कॉल सेंटर आज अशोकनगर में लगने जा रहा है। और ये भी आप याद रखो, एक तो वो है जो सेवा यहाँ से दी जा रही, दूसरा हमारे यहाँ के बच्चों को अब विश्व उनके उंगली पे रहेगा। वे विश्व के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे इस कॉल सेंटर के आधार पर। देश विदेश के लोगों के क्या स्वर होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा वार्तालाप होता है, कैसा सर्विस किया जाता है, उस सब का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को मिल रहा है और बड़ी अच्छी तनख्वाह के साथ कार्य शुरुआत होगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो आज मैंने एक अखबार में पढ़ा, अशोकनगर के केंद्र विद्यालय के मुद्दे पे, मैंने आप लोगों को पहले से कहा है कि मेरा अशोकनगर जिला शायद देश का केवल एक जिला है जिस जिले में तीन विधानसभा हैं और तीनों विधानसभा में केंद्र विद्यालय स्वीकृत हो चुकी है। ये नहीं कि स्वीकृत होने वाली है कि कैसे होगी, क्या होगा। करीब 6 महीने पूर्व कैबिनेट नोट के आधार पर अशोकनगर को भी मैंने केंद्र विद्यालय दिलवा दिया था। अब केंद्र विद्यालय के लिए जमीन आवंटित होनी है। वो जमीन जो साधारण स्टैंडर्ड्स हैं केंद्र विद्यालय के लिए पूरे देश में 8 हेक्टेयर की जमीन रेखांकित होनी चाहिए। उसमें से वर्तमान में 2 हेक्टेयर आवंटित हो चुका है। बाकी 6 हेक्टेयर हमारी कोशिश है कि 20 अप्रैल तक आवंटित हो। जब ये जमीन एक बार आवंटित हो जाएगी, तब उसके बाद अप्रोच रोड भी बनेगा, बिजली और पानी की कनेक्शन भी दी जाएगी। और जब जमीन मिलेगी, बिजली पानी की कनेक्शन लगेगी, अप्रोच रोड बनेगा, उसके बाद एडमिशन्स की शुरुआत भी होगी। हमारी विचारधारा है कि जुलाई अगस्त के महीने में एडमिशन्स हमारे स्थानीय केंद्र विद्यालय के लिए शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन जब तक वो समय आए, तब तक डायट बिल्डिंग में हम लोग केंद्र विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। अप्रोच रोड के लिए 16 लाख रुपए मैंने अपने सांसद निधि से भी दे दी है और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर, जून के पहले हफ्ते तक, डायट बिल्डिंग के अंदर कार्यरत केंद्र विद्यालय को करने के लिए एडमिशन्स की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग पूर्ण रूप से लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं और अशोकनगर का केंद्र विद्यालय भी बनने जाएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी चिकित्सक की टीम को दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साफ सुथरा